सादृश्य किरणें एक और चित्र है। भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम देश के उन माने वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्हें विभिन्न आविष्कारों के द्वारा देश की प्रगति और विकास में विशेष योगदान दिया था। एक दिन अपने मित्र प्रोफेसर रमन के साथ प्रयोगशाला के लिए चल रहे थे। डॉक्टर, मैंने सुना है कि आज आप किसी नए प्रयोग में व्यस्त हैं। हाँ प्रोफेसर, यदि वह प्रयोग सफल हो गया तो हम वैज्ञानिक क्षेत्र में कई देशों से आगे निकल जाएंगे। सहसा मध्य गति से दौड़ते गौतम की कार एक झटके से रुकी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है। और डॉक्टर गौतम कुछ देख पाता उससे पहले ही डॉक्टर गौतम चौंक पड़ा। कार झटके से जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ गई। डॉक्टर, कोई हमारी गाड़ी को चुंबकीय बल द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। जल्दी कुछ कीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रोफेसर। और डॉक्टर गौतम वास्तव में परेशान थे। और इस दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा। आश्चर्य है, कार किसी गैस के गुब्बारे कितनी आकाश में उड़ रही है, ऐसा पहली बार देखा है। कितनी ऊपर उठ गई है। मैंने दो व्यक्तियों भी देखे थे। फिर देखते ही देखते दहशत में गौतम कार की खिड़की पर नजर मारी। उसी समय आकाश में धरती से 50 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रही थी एक तस्तरी नुमा यान। आपने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर। यह एक साधारण सा यंत्र है जिसने इसी विलक्षण से चुंबक शक्ति। यह मेरी नई खोज है टोनी। इस यंत्र से मैं धरती पर सैकड़ों मील दूर रहकर भी लोहे की बनी भारी वस्तु से भारी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता हूँ। वह कार अब हमारे यान को छूने ही वाली है। और प्रोफेसर का मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें सिर्फ यान की दिशा बदल कर उसकी गति बढ़ानी है। अगले ही क्षण गौतम की कार यान से चिपक गई और यान उसे लेकर एक और बढ़ने लगा। किसी ने घटना की जानकारी कोतवाली को दे दी। इंस्पेक्टर, उस कार में महान वैज्ञानिक गौतम एवं रमन थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चार्ज रूम से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे यह जानकारी अपने सहायक पुलिस इंस्पेक्टर राठी को दी। आश्चर्य है सर, डॉक्टर गौतम एवं रमन का अपहरण हो गया है, और वह भी ऐसे तरीके से। फिर यह सूचना पुलिस कंट्रोल को दी गई और तुरंत सूचना पाते ही पुलिस के हेलीकॉप्टर आकाश के चक्कर काटने लगे। सड़कों पर गाड़ी दौड़ने लगी। परंतु डॉक्टर गौतम की रमन कार में का विषय में कोई जानकारी न मिली। 2 दिन पश्चात डॉक्टर रमन की कार सही हालत में जंगल में पाई गई। सर, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कार के उड़ाने की खबर झूठी थी। खबर राठी, मिस्टर राठी, इस संबंध में और कुछ लोगों से पूछताछ की है। वह कार को 20 लोगों ने आकाश में उड़ते देखा था। कार वही है। और सर, यदि कार को आकाश में उड़ी होती तो नीचे गिरती तो यह अवस्था में मिलती। यह बात वास्तव में सोचने वाली है मिस्टर राठी। वो अगले दिन महान वैज्ञानिक गौतम रमन की अपहरण का समाचार अखबारों में छपाता। पढ़िए ताज़ा खबर, महान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन और गौतम विचित्र तरीके से अपहरण। पुलिस विभाग परेशान हो गया। लाख कोशिश करने के बाद भी इस संबंध में कोई सूत्र न मिले। मिस्टर राठी, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट का कहना है कि डॉक्टर गौतम एवं कार में रहे थे और रमन उसके साथ थे। और फिर आकाश से ही गायब हो गए हैं सर। उन्हें छोड़कर इस कार के सही सलामत धरती पर कैसे आ गई? सबसे पहले मुझे इसी पहेली का सुलझाना है। और दूसरी ओर ऐसे खंडर जो घने जंगलों में था, भूतवा समझा जाता था। प्रोफेसर, कार का तो नामो निशान भी नहीं रहा। नहीं टोनी, मैंने एक यंत्र को प्रयोग करके करके चुंबकीय द्वारा कार इसी प्रकार जंगल में उतार दी है, उसे सही रूप में। वे दोनों वैज्ञानिक कैसे हैं? वे दोनों अभी बेहोश हैं सर। प्रोफेसर, उनका ध्यान रखना टोनी। वे दोनों महान वैज्ञानिक क्या था, उसका सम्मान करना हमारा इस कर्तव्य है। टोनी बाहर चला गया और अगले ही क्षण वे दूसरे
कमरे के कक्ष में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मुझे खुशी है कि आप होश में आ गई। तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर डेंग का सहायक टोनी हूँ। आप दोनों इस समय उनकी प्रयोगशाला में हैं। प्रोफेसर, किंतु आप को कैदी न समझे, प्रोफेसर के अतिथि के रूप में हैं। मैं उस शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा डॉक्टर। और इस संदेश को पाकर प्रोफेसर डेंग स्वयं डॉक्टर गौतम और रमन से मिला। प्रोफेसर डेंग, अब मैंने तुम्हारे करे आविष्कार के बारे में सुना है, उन्हें प्रभावित भी हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। यदि तुम आविष्कारों का प्रयोग मानव हितों के लिए करते तो तुम देवता की तरह पूजते। छोड़ो डॉक्टर इन बातों को। इस प्रकार की बातें से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल अपने उद्देश्य में दिलचस्पी है डॉक्टर, जिसके लिए संसार में मुझे नक्शों से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देना है। और तुम सोचते हो कि तुम्हारा यह उद्देश्य पूरा होगा? प्रोफेसर डेंग, हिंदुस्तान की धरती वीरों की से खाली हुई है और नए वैज्ञानिकों से, इसलिए तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर डेंग मैं डेंग ने सुना और गुस्से में दांत पीसकर उन टोनी को बुलाया। टोनी, इन दोनों के सिर फिर से वैज्ञानिकों को इन को दोनों सिर फिरे हैं। वैज्ञानिक एक कैदी के से अधिक न समझ जाए। ठीक है सर। और उसके पश्चात कक्ष से बाहर निकल गया। और डॉक्टर गौतम और रमन विचार मगन थे। पता नहीं यह डेंग अब क्या करने वाला है। यहाँ से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। उधर राजनगर में उपग्रह केंद्र की प्रयोगशाला में सब कुछ ठीक है प्रोफेसर डॉक्टर। कंट्रोल सिस्टम कोई खराबी नहीं है। जी हाँ, फिर कोई किसी तब्दीली की ज़रूरत, अर्थात उपग्रह छोड़ने के लिए तिथि निर्धारित की गई है और वह उचित है। वो इससे पश्चात दुबे तथा वर्मा कक्ष में निकलकर मैदान में आ गई। रॉकेट दागने के लिए तैयार हैं डॉक्टर। कल उसके द्वारा छोड़ा उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा। उसी समय प्लीज़ जल्दी आइए डॉक्टर, प्रयोगशाला में कोई यंत्र काम नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दुबे वर्मा चौके और सहायक ने साथ प्रयोगशाला में पहुंचे। और यह क्या हो गया डॉक्टर? प्रयोगशाला में कोई यंत्र बेकार हो गए हैं। उपग्रह छोड़ने की तिथि बदलनी होगी। इस खराबी को देखना होगा। सब कुछ ठीक प्रकार से देखा गया, किंतु व्यर्थ है। हम हार गए डॉक्टर, हमारी मेहनत बेकार हो गई। आखिर कैसे हुआ? और यह प्रयोगशाला ठीक ऊपर आकाश में 50 मील ऊंचाई पर मौजूद प्रोफेसर डेंग का वाहन इस यंत्र की वजह से हुआ है। टोनी, यह यंत्र से निकलने वाली चुंबकीय किरणें के प्रयोगशाला के यंत्र खराब कर दिए हैं। और इनका अर्थ यह प्रयोग अब उपग्रह नहीं छोड़ा जाएगा, कम से कम इस समय तक नहीं, तब तक नहीं। यह वैज्ञानिक असली कारण का पता न लगा लेते। और यह स्क्रीन देख रहे हो हाँ प्रोफेसर, स्क्रीन मेरे सामने है। और कहते हुए टोनी ने स्क्रीन का दृश्य देखा। और उसी दिन प्रोफेसर दुबे एवं वर्मा एक ही गाड़ी में अपने निवास की ओर लौट रहे थे। सहसा अचानक गाड़ी खराब हो गई है। हो सकता है ईंधन में खराबी आ गई हो। और वैज्ञानिक दुबे और वर्मा कुछ कर पाते इससे पहले ही, डॉक्टर, हमारी गाड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, डॉक्टर गौतम की गाड़ी की तरह है। ओ माय गॉड! और गाड़ी कई पलों में 50 फीट ऊपर चली गई। और वह संयोग ही था कि उस समय इंस्पेक्टर पांडे राठी की जीप भी सड़क से गुजर रही थी। सर, वह देखिए उड़ती हुई गाड़ी। हमें जल्दी कुछ करना होगा मिस्टर राठी। और देखते ही दोनों नीचे उतरे और उस स्थान पर दाएं और एकाएक भीड़ कर्म से नजरों से ओंजल होती उस गाड़ी को बहुत से लोगों ने देख रहे थे। सारी यह कार आकाश में उड़ने लगी। और इसके तो विमान को चमत्कार को हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था।
यह स्पष्ट किसी अपराधी का अपहरण करने का नया तरीका ईजाद कर लिया है। और फिर गाड़ी बिल्कुल अदृश्य हो गई और इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया, प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिए, कुछ क्षणों में पूर्व वह कार नज़रों से ओझल हो गई है। और लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे, परंतु व्यर्थ, सब कुछ भी नहीं हो उसका। और पुलिस विभाग की नींद हराम हो गई। इंस्पेक्टर पांडे और राठी एक एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सके। सर, आज 5 दिन में यह दूसरी घटना है। मिस्टर राठी, मुझे यकीन है यह काम डेंग के अलावा किसी व्यक्ति की नहीं कर सकता। एक बार फिर नई खोज को लेकर इस धरती पर आया है। एक बार वह एक नई खोज लेकर इस धरती पर आया है। और 2 दिन के नियंत्रण भागदौड़ के पश्चात इंस्पेक्टर पांडे को गाड़ी उसी स्थान पर मिली जहां डॉक्टर गौतम की गाड़ी पाई गई थी। गाड़ी सही सलामत है, परंतु इंस्पेक्टर दुबे वर्मा इसमें नहीं है। मिस्टर राठी, डेंग अवश्य ही उन वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है। गाड़ी उसके लिए महत्वहीन है, इसलिए उन्हें नीचे फेंक दिया गया। यूँ कहिए सर, गाड़ी नीचे गिराने के बजाय उसे सावधानी से यहाँ रख दी। एक ही बात है मिस्टर राठी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ी यहाँ क्यों गिराई गई। हमें इस जंगल को देखना चाहिए, हो सकता है इस स्थान पर डैंग का कोई रहस्य, कोई गहरा संबंध रहा हो। आप ठीक कहते हैं सर। और अगले ही उसके उपरांत दोनों आगे बढ़ गए। तभी गाड़ी के अंदर कुछ आवाज़ आई, तुम मूर्ख हो इंस्पेक्टर, तुम कभी नहीं पहुंच सकते। और पांडे और राठी दोनों चौंके। यह आवाज़, ऐसा लगता है जैसे कार के अंदर कोई आ रही है। और दोनों पलटकर कार के पास पहुंचे। और फिर, कौन हो तुम, यहाँ कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस गाड़ी के अंदर से। इस गाड़ी के अंदर से ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, गाड़ी की सीट के नीचे एक ट्रांसमीटर मीटर स्पीकर सहित पड़ा है। मेरी आवाज़ का माध्यम वही है। मैंने सोचा मेरी आवाज़ सुनकर तुम व्यर्थ में भाग दौड़ से बच जाओगी। और अगले ही पल एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर गाड़ी पांडे के हाथ में था। प्रोफेसर, उन चारों वैज्ञानिकों के विषय में जानना चाहते हैं। वे चारों मेरे कब्जे में हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। ओह, भाग दौड़ व्यर्थ है इंस्पेक्टर, विषय में सोचना छोड़ दो। यह समय कहाँ हो तुम? अंतरिक्ष में स्थित अपनी प्रयोगशाला में, किंतु वहाँ तक तुम्हारे रॉकेट भी नहीं पहुँच सकती ये। और प्रोफेसर डैंग, मैं चाहता हूँ कि उन अपहरणकर्ताओं का अपहरण क्यों किया है, ताकि तुम्हारा देश विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पीछे रह जाए और इस धरती पर कोई नया आविष्कार जन्म न ले सके। इसलिए चुन कर मैं इन देश के वैज्ञानिकों को अपहरण करूंगा अथवा उन्हें समाप्त कर दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे 1-2 प्रश्न और किए, उसके दूसरी ओर कोई उत्तर नहीं मिला और जीप में आ गया और शहर की ओर दौड़ने लगे। अब मैंने सब कुछ सुन लिया है सर, किंतु अंतरिक्ष में रहने वाले डैंग हम किस प्रकार पकड़ सकते हैं? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा मिस्टर राठी। और उधर अपने किश्तीनुमा यान में डैंग, अभी मेरी समझ में नहीं है, अभी तक नहीं आया प्रोफेसर की इस गाड़ी में ट्रांसमीटर करने की आपकी क्या जरूरत थी? टोनी, तुम्हें पता है कि वह ट्रांसमीटर पुलिस विभाग में रहेगा? जी हाँ। तब वह उसके माध्यम से सारे संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे। और एक अच्छी बात होगी प्रोफेसर, जो किसी प्रकार भी संभव होगा, बल्कि हम उनके द्वारा अपनी गतिविधियों का पता चलाया जा सकता है। आओ अब चलें टोनी। ठीक है प्रोफेसर। और कहते हुए टोनी ने यान का दिशा बदल दी और इंस्पेक्टर पांडे CID
सीआईडी साहब को पूरी बात बताकर वह ट्रांसमीटर उनकी ओर सौंप दिया। मिस्टर पांडे, मेरा विचार है यह कार्रवाई देश की मदद सेना की मदद के बिना पूरी नहीं होगा। जी हाँ, इतनी ऊंचाई पर तो सेना के जेट ही विमान ही उड़ान भर सकते हैं। यदि टैंक की प्रयोगशाला एक ही स्थान पर स्थित है तो शक्तिशाली मिसाइल लेकर नीचे गिराया जा सकता है। गिराना उचित नहीं होगा सर, क्योंकि इस प्रकार हमारे चारों वैज्ञानिक भी समाप्त हो जाएंगे और कुछ और ही सोचना जाएगा। मिस्टर पांडे, पहले तो यही देखना है कि प्रयोगशाला कहाँ है और मैं मंत्री महोदय से बात करता हूँ। और फिर मंत्री महोदय से बात करने के पश्चात जब सीआईडी जी साहब जीप में बैठकर अपने निवास की ओर चल रहे थे तो जेब में पड़ा डैंक का शक्तिशाली ट्रांसमीटर चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनते ही जीप रोक कर कंट्रोल में में लिया, ट्रांजिस्टर हाथ में लिया। अब आप मुझे पकड़ने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं डीआईजी साहब। अपने आप को बहुत चला समझते हो प्रोफेसर डैंग। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? समझने की कोशिश करो प्रोफेसर, मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। ठीक है आईजी साहब महोदय, मैं आपसे समझौता करूँगा। और वह ऐसा ट्रांजिस्टर शांत हो गया। आईजी साहब जीप में बैठे गए, लेकिन यह जीप पल ऊपर क्यों उठ रही है? और जीप सचमुच एक पल में 15 फीट ऊपर उठ गई। ओह, मेरा अपहरण कर हो रहा है। खतरे को भागते डीआईजी महोदय जीप से कूद गए और जीप तेजी से आकाश की ओर बढ़ रही थी और लगभग 100 फुट के ऊपर पहुंचकर वह लगभग 100 फीट ऊपर पहुंचकर नीचे आने वाले लोग दृश्य देखकर भीड़ में भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ, भागो, ऊपर से जीप गिर रही है। यह जीप निश्चित ही 2-4 जनों को लेकर गिरेगी, जल्दी जल्दी करो। और अगले ही पल जीप सड़क के टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गई और कई संयोग से कोई घायल नहीं हुआ। चेहरे पर पश्चाताप एवं पराजय के भाव लिए डीआईजी साहब वहीं खड़े रहे। डैंक का उद्देश्य मुझे समाप्त करना था। यदि मैं उचित समय पर जीप से न कूदता तो। और उसी समय सेना के जेट विमान ने उड़ान भरी और डैंक की प्रयोगशाला दूर तक तलाश किया गया, परंतु असफल होकर लौटे। डैंक की प्रयोगशाला का पता न चल सका। समाचार पत्र पूरी इस प्रकार की घटनाओं से बड़ा चढ़कर छपे थे। पढ़िए, प्रोफेसर डैंग, 4 वैज्ञानिक को अपहरण, डीआईजी पुलिस बाल बाल बचे। आज की ताज़ा खबर, डैंग ने पुलिस के नाक में दम कर दिया। पुलिस के निकम्मेपन की कहानी। और दूसरी ओर राजनगर में पुलिस ने डैंग की प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए दुनिया भर के प्रयोग कर रही थी। डैंग की प्रयोगशाला में कैद 4 भारतीय वैज्ञानिक। तो यह अंतिम निर्णय है आप लोगों का। हाँ टोनी, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। टोनी, हम अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम एक शैतान का कभी साथ नहीं देंगे। हमने निश्चय कर लिया कि हम अपने प्राण दे देंगे। बिल्कुल, तुरंत ही डैंग के लिए काम नहीं करेंगे। और ठीक है, आप वैज्ञानिक हैं, आप लोग संदेश पाकर प्रोफेसर तक पहुंचा दूंगा। कहते हुए टोनी बाहर निकल गया। और 4 वैज्ञानिक का विचार मगन थे। डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा, भले ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश में हमारे प्राण नहीं चले जाएं। हाँ, यह मुश्किल है मेरे दोस्तों। प्रोफेसर डैंग ने इस खंडर के चारों ओर अदृश्य परंतु घातक किरणें का रक्षा कवच बना रखा है। यदि कोई प्राणी डैंग की इच्छा के विरुद्ध खंडर अथवा के बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो वह तत्काल ही राख में बदल जाएगा। और डॉक्टर, क्या वह इन किरणों पर नाम पराबैंगनी किरणें हैं? नहीं, पराबैंगनी किरणें तो फौलाद को भी जला डालती हैं। ये किरणें केवल जीवित
प्राणियों को ही जलाती हैं। उन किरणों का विकिरण यंत्र यही होगा, हमें देखना होगा चाहिए। तुम ठीक, किंतु इस कार्य में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हमें अच्छी तरह सोच विचार समझ कर कदम उठाने चाहिए। और अपनी प्रयोगशाला में डैंग एक स्पीकर द्वारा सब बातें सुन रहा था। सुना तुमने टोनी, डॉक्टर गौतम ने विकिरण यंत्र को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कक्ष से बाहर ही न निकल सकेगा। और प्रोफेसर, यदि वह वास्तव में ऐसा कर बैठा तो प्रोफेसर, तो ठीक है प्रोफेसर, तुम उसका प्रोफेसर, ठीक है प्रोफेसर, किंतु उनका कहना है कि मैंने सुन लिया है कि यही न प्रोफेसर, हम प्रोफेसर के लिए काम नहीं करेंगे। उसकी तुम चिंता न करो टोनी, इस शहर में मेरा 10 दिन का काम और है, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। और कहते हुए प्रोफेसर ने स्विच बोर्ड की तरफ टोनी बाहर निकल गया। और अगली रात का समय होते ही इंस्पेक्टर पांडे राठी जीप द्वारा जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सर, मैं अभी तक यह सोच नहीं सका कि आपकी योजना क्या है। मिस्टर राठी, मेरी योजना केवल यह है कि डैंग को गिरफ्तार करूंगा और उस समय तक एक पल के लिए भी चैन नहीं बैठूंगा। मैं आपके साथ हूँ हुजूर, किंतु किसी ठोस योजना के बिना इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा। और शहर की सीमा से निकलकर उन्होंने जीप रोक दी और आगे एक नदी, नालों और जंगल का विशाल सिलसिला शुरू होता है। सर, क्या आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर डैंग हमारी प्रयोगशाला यहीं कहीं होगी? केवल अनुमान है मिस्टर राठी, और इस समय अनुमान के सारे ही आगे बढ़ सकते हैं। और सहसा उत्तर दिशा में नियंत्रण ऊपर उठती अत्यंत चमकीली उड़न तस्त्री नुमा किसी वस्तु को देखकर पांडे राठी दोनों चौंके। वह देखिए सर, उड़न तस्त्री, वह प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला भी यहीं कहीं हो सकती है मिस्टर राठी। बिल्कुल सर, अब हमें ऐसा सोच सकते हैं, किंतु वह तस्वीर अंतरिक्ष में है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेसर डैंग के अंतरिक्ष की बात सच कही हो। वो चमकदार वस्तु कुछ ही क्षणों में दृश्य हो गई और दोनों जीप के निकट पहुंचे। तभी, रुकिए सर, हमारी जीप के ऊपर उठ रही है। इसका मतलब डैंग प्रयोगशाला के ऊपर ही इसका मतलब डैंग की प्रयोगशाला हमारे ठीक ऊपर है। बिल्कुल सर, ऐसा सोच सकते हैं, किंतु वह अंतरिक्ष में है और व्यवस्था पर मिस्टर राठी, हमारी जीप चुंबकीय बल के कारण प्रयोगशाला और खींच रही है, उसे रोका नहीं जा सकते। और इसके साथ ही बिजली जैसी तेजी से ऊपर उठती चली गई। जीप कुछ क्षणों में नजर से ओझल हो गई। यदि हम जीप के अंदर होते तो पांडे तथा राठी चौंक कर देखने लगे, किंतु अगले ही क्षण जीप भयानक धमाके के साथ सड़क पर गिरी और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। पांडे और राठी बाल बाल बचे। हमारा जीवन ही शेष था, अन्यथा यह जीप तो। और मिस्टर राठी, जीप को जिस चुंबकीय बल से खींचा जा रहा था, उसके बल को समाप्त करने कर जीप को गिरा दिया गया है। और फिर इसी प्रतीक्षा में कोई नई बात सामने आई। पांडे, राठी और पूरी रात उसी स्थान पर गुजार दी। सुबह होने पर वे लौट पड़े। मिस्टर राठी, अभी हम पराजित हो रहे हैं, किंतु विश्वास है एक दिन विजय भी होंगे।
आप ठीक कहते हैं सर, हमें हिम्मत से नहीं हारनी चाहिए। और उस दिन एक घटना घटी। सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री अपने बंगले के लान पर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। शहर में प्रोफेसर डैंग का आतंक, प्रतिदिन एक नई घटना। और सहसा, यह मेरी कुर्सी को क्या हो गया, ऊपर क्यों उठ रही है? और तब स्थिति समझने की नौकर को पुकार, रामू, पूरन, जल्दी जल्दी आओ। आवाज़ सुनते ही नौकर दौड़े आए। मालिक को कुर्सी सहित आकाश में उड़ते देखा। अरे, यह मालिक की कुर्सी लिफ्ट की तरह ऊपर क्यों जा रही है? आश्चर्य है, इतनी ऊपर कुछ करो। और खगोलीय शास्त्री की कुर्सी सहित 50-60 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी और वो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। और व्यवस्था थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। खगोलीय शास्त्री सहित सहित नजरों के औंधल हो गए और नौकर चीख पड़े, मालिक स्वर्ग स्वर्ग चले गए हैं। और अखबार वाले को एक और मामला मिल गया। पढ़िए सत्य पढ़िए सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटना। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रघुनाथ राज को सशरीर स्वर्ग में पधारे। और यह खबर पांडे और राठी ने भी पढ़ी। आश्चर्य है सर, सशरीर स्वर्ग में? मिस्टर राठी, यह सब बकवास है। मिस्टर राठी, अखबारों में वही छपा है जो नौकर ने बताया। जो सच था उन्हें उसे समझ में नहीं आ सके। आपको मतलब है कि सर, प्रोफेसर डैंग, आप ठीक कहते हैं सर। और मिस्टर राठी, जगन्नाथ इस देश के जाने माने खगोल वैज्ञानिक हैं। डैंग ने उसका अपहरण कर लिया। और फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए इंस्पेक्टर पांडे ने नाथन के नौकरों से मिले और उन्होंने जिनसे पूरी दृश्य देखा था। साहब, हमने तो मालिक को कुर्सी सहित आकाश में जाते देखा। वे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु हम कुछ न कर सके और गायब हो गए। और उस घटना के बाद पुलिस विभाग बुरी तरह से हिला और पुलिस की गाड़ियां दिन रात सड़कों पर घूमती रही, पी पी पी। और पुलिस वाले लाउड स्पीकर पर लोगों को अपील कर रहे थे, आप लोग धैर्य रखें, अफवाहों से बचें। हम विश्वास दिलाते हैं प्रोफेसर डैंग जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब यह सब हो रहा था तो अपनी प्रयोगशाला में बैठा डैंग अपनी सफलता पर हंस रहा था। और इस स्क्रीन को देखो टोनी, मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर, पूरे शहर की पुलिस गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि डैंग को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ही मूर्ख कहीं के, इतनी भी नहीं जानते कि ऐसा कहकर वे अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। आओ, अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार खेल दिखाता हूँ, चलिए प्रोफेसर। और प्रोफेसर डैंग ने एक स्विच, स्क्रीन को नीचे लगे एक स्विच को दबाया और बाहर आ गया। और अगले ही क्षण वह टोनी के साथ एक तस्तरी नुमा यान में बैठा था। और यान बड़ी तेजी से कागज की ऊपर उठ रहा था। टोनी, आज इस शहर में पुलिस के नामो निशान ही मिटा दिया जाएगा। आपके लिए यह साधारण सा है कार्य है प्रोफेसर। और उस समय डॉक्टर डॉन, गौतम, प्रोफेसर रमन एक कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। ओह, वह देखिए डैंग अपनी और टोनी आज फिर किसी नई घटना को जन्म देने जा रहे हैं। अच्छा वह प्रोफेसर, मैंने निश्चय कर लिया, आज डैंग की प्रयोगशाला में सभी यंत्रों को बेकार कर दूंगा। कहने के साथ ही डॉक्टर रमन दूसरे कमरे में आ गए। और किंतु डॉक्टर, यह भी तो हो सकता है कि डैंग वह अदृश्य किरणें कमरे के बाहर भी निकलने फैल रखी हूँ। मैं देखता हूँ प्रोफेसर, कहते हुए डॉक्टर ने जैसे ही आगे कदम रख बढ़ाया और रमन जल्दी ही पीछे खींच लिया। यह
मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा डॉक्टर। आप आपके कुछ हो गया तो स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूँगा। और गौतम कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय बाहर छलांग लगा दी प्रोफेसर। और अगले पल प्रोफेसर गौतम के कंठ से चीख निकली नहीं और रमन को आग की लपटों में बदल गया। यह देख डॉक्टर गौतम की आंखों में आंसू आ गए। उफ, यह तुमने क्या किया प्रोफेसर? मेरे लिए अपने आप को जला कर राख कर दिया। और सचमुच उस स्थान पर अब केवल थोड़ी सी राख बची थी। और उस समय शहर में यह चलती हुई गाड़ियां क्यों रुक गई? शहर में लाल बत्ती की वजह से। और किंतु 1 घंटा बीत गया जब गाड़ियों को चौराहे के निकट एक भी आगे न बढ़ी सकी। यह क्या हो रहा है? सभी गाड़ियां खराब हो गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता, सभी गाड़ियां खराब नहीं हो सकती, निश्चय ही कोई गड़बड़ लगती है। और सहसा एक गाड़ी ऊपर लगभग 50 फीट ऊपर देखकर लोग चिल्ला रहे थे, डॉक्टर डैंग बचाओ। और ऊपर इतनी भीड़ में एक गाड़ी किसी के ऊपर गिरी तो और ऐसा ही हुआ। इतनी ऊंचाई से गाड़ी गिर के टुकड़े टुकड़े हो गई। 2 व्यक्ति मलबे के नीचे दबकर मर गए और कई घायल हुए। आ बचाओ बचाओ। और कुछ ही क्षणों में एक पुलिस वैन भी बड़ी तेजी से ऊपर गई और लोगों में भगदड़ मच गई। अपने प्राण बचाने के लिए अपने अन्य वाहन छोड़कर भागने लगे। और देखते ही देखते सड़क वीरान हो गई। पुलिस वैन ऊपर जा रही थी वह नीचे आ गई। और फिर शाम को तक घटना नहीं घटी, परंतु पुलिस विभाग की नींद हराम करने के लिए यह काम काफ़ी था। मिस्टर पांडे, आज तुम ड्यूटी से त्यागपत्र देना होगा। वह क्यों सर? यह गृह मंत्रालय का आदेश है कि अखबारों की मांग है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें त्यागपत्र देना चाहिए। मुझे थोड़ा समय और चाहिए सर। मिस्टर पांडे, तुम दोष नहीं दे रहा मैं। व्यवस्था यह है कि डैंग अंतरिक्ष में छुपा है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हुए भी यह आप क्या जानते हैं सर? यह संबंध में कोई योजना है तुम्हारे पास? अभी तो कोई योजना नहीं है सर, किंतु इतना विश्वास है कि डैंग प्रयोगशाला अंतरिक्ष में नहीं है। और उसी समय फ़ोन की घंटी बजी और आईजी साहब ने रिसीवर उठाया। यस, डीआईजी स्पीकिंग सर। मैं बीएस रोड से पोस्ट से आईएस माथुर बोल रहा हूँ। क्या बोलो क्या बात है? ठीक है, मैं पांडे को भेज रहा हूँ सर। कल पुलिस वैन आकाश में उड़ गई थी, सुरक्षा के नाते नाले के पास जंगल में मिली है। और इस सूचना के बाद रिसीवर रख दिया और इंस्पेक्टर पांडे उन्हें पुलिस वैन के विषय में बताया। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ सर। और यह खबर उस कक्ष में डॉक्टर गौतम एवं उसके साथी। सर, हम वैज्ञानिक हैं, हम अदृश्य किरणों को समाप्त नहीं कर सकते। मित्र, अदृश्य किरणें डैंग का प्रयोगशाला में रखे वशीकरण यंत्र से निकल रही हैं। और वशीकरण उसकी व्यवस्था यह है कि कक्ष के बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस कमरे में बिजली भी नहीं है और शायद हम बिजली को फैल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सुनकर शेष लोग विचार में मगन हो गए। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पांडे के साथ राठी एवं 4 जवान। मिस्टर राठी, आज हमें इस जंगल की ओर देखना है, हम पैदल चलेंगे, जीप तो हमारे आगे नहीं जाएगी सर। और फिर जंगल में। मिस्टर राठी, जंगल में यह खंडर, यह कोई चमत्कार वस्तु भी
तो यहाँ कहीं से उतर वो वह चमत्कार वस्तु भी तो यहीं से कहीं ऊपर उठती थी। प्राचीन है सर, सुना है इसमें अब तक प्रेतों का निवास है, इसलिए कोई इस जंगल में नहीं आता। और यह सोचकर पांडे उसके साथियों सहित रबड़ सहित खबर की ओर की ओर खंडर की ओर बढ़े। और तभी खंडर के कमरे से एक खिड़की पर आगे मत बढ़िए इंस्पेक्टर, इस खंडर के चारों तरफ अदृश्य किरणे का पैरा है, आप जलकर राख हो जाएंगे। और इंस्पेक्टर पांडे चौंका, यह बात तो कैसी है मिस्टर राठी, कोई हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहता है सर। और यह सोचकर कि शायद उत्तर मिले, आप कौन लोग कौन हैं? मैं डॉक्टर गौतम हूँ, मेरे साथ वैज्ञानिक दुबे वर्मा नाथन हम सब कैद हैं। उत्तर मिला, डैंक की प्रयोगशाला इसी खंडर में है और यह खंडर चारों ओर से अदृश्य किरणों से फैला हुआ है, यहाँ भूल कर भी आगे मत बढ़ना। और इसके पश्चात खामोशी छा गई। और मिस्टर राठी, हमें केवल इसी जानकारी की जरूरत थी, अब हम हाँ अब हमारा काम आसान हो गया है। और उसके पश्चात इंस्पेक्टर राठी ने कंट्रोल रूम से संबंध स्थापित किया और पूरी बात बताई। और उधर शहर में इस घटना घटी कि डॉक्टर गौतम और के निवास स्थान पर उसके दोनों बच्चे कुर्सियों पर बैठे कॉमिक्स पढ़ रहे थे। सहसा नीता, हमारी कुर्सियाँ ऊपर उठने लगी हैं, देखो। हाँ भैया, उठ तो रही हैं। और फिर दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों बच्चे कुर्सियों सहित सैकड़ों फीट ऊपर चले गए और बैग के कारण चीख गए, मम्मी बचाओ बचाओ। और अगले ही क्षण वे अदृश्य हो गई। और यह वह समय था जब वह डेंग के यान शहर के ऊपर चक्कर काट रहा था, डॉक्टर गौतम के बच्चों को अपहरण। परंतु मुझे यह भय है कि ये कहीं गिर न जाएं। ऐसा नहीं होगा टोनी, मेरे यंत्र में जो जम के किरणें निकलती हैं वह धातु को विद्युत की आवेश में उत्पन्न कर देती है, जिससे कारण उस वस्तु का संपर्क में आने वाली प्रत्येक चीज चिपक कर जाती है और वह बेहोश हो जाता है। और निकट आने पर यान की खिड़की खोल दो ताकि वे अंदर आ सकें। अपने बच्चों को देखकर गौतम निश्चित ही हमारा काम गुलाम बन जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर। और लगभग 20 मिनट बाद डेंग का यान गौतम के बच्चों को लेकर खंडर में उतरा। बच्चे अब भी होश में थे। उन बच्चों को लेकर यान से निकला और दूसरे कक्ष की ओर बढ़ गया। सुरेश तथा नीता विचार मगन थे। आखिर तुम्हें हाथ में रिमोट कंट्रोल जैसा क्या है? कहीं ये सारे मामले की जड़ यही अंतर तो नहीं? आओ बच्चों। और फिर कक्ष के सामने पहुंचते ही सुरेश ने मन ही मन न जाने क्या आया, उसने अवसर देखकर डैंग के हाथ से वह रिमोट कंट्रोल झपट लिया। प्रोफेसर, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें यह यंत्र उड़ा दूंगा। और अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर गौतम कक्ष के सामने आया और सुरेश के हाथ में रिमोट कंट्रोल देखा। सुरेश, यह रिमोट कंट्रोल उसे मत देना, मेरे पास आओ, जल्दी आओ बेटे। और सुरेश ने दौड़कर अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, आ जाओ बेटे। और डैंग ने उससे रिमोट कंट्रोल छीनने के लिए झपटा, परंतु उससे पहले ही गौतम ने कंट्रोल को फर्श पर पटक दिया और तोड़ दिया। डैंग, यह कंट्रोल तेरी शक्ति थी, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। डैंग जल्दी बाहर की ओर भागा। और उस समय खिड़की के ठीक सामने खंडर से कुछ दूरी पर सैकड़ों जवान के साथ इंस्पेक्टर पांडे और राठी खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किए हैं। प्रतीक्षा कीजिए सर, शायद अंदर से डॉक्टर गौतम ही कुछ कर सके। पुलिस को देखकर डॉक्टर गौतम चिल्लाया, डॉक्टर, अब कोई खतरा नहीं है, इंस्पेक्टर जल्दी आइए, और शैतान अभी भी यहीं है।
और अगले ही क्षण पुलिस ने हेडक्वार्टर में प्रवेश किया। कहाँ है वह? सारी सर्व है तो एक बार फिर धोखा दे गया और फिर वो आकाश की ओर देखा। प्रोफेसर डेंग का यान बड़ी तेज़ी से आकाश में उड़ रहा था और अगले ही क्षण वो गायब हो गया। हम जीत कर भी पराजय हो गए सर। सर वो है शैतान मेरे सामने ही होता तो मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर। समाप्त दोस्तों।